हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एडिस क्लासेस में स्वागत है। आप सभी लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, यानी वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ ना, ये जरा बताना, वेरिएबल फोर्सेस हमारे पास में कौन कौन से हैं? तो जितना मैकेनिक्स में हमने फोर्स पढ़ा है ना, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल फोर्स है जिसे हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। एनएलएम में मैंने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट वेरिएबल फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट वेरिएबल फोर्स अपने पास में क्या है? तो नेक्स्ट वेरिएबल फोर्स हमारे पास में है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स हमारा वेरिएबल भी हो सकता है। और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उसके वजह से वर्क डन फाइंड आउट करना है। देखना, लेट फोर्स इज इक्वल्स टू, मैंने अज्यूम कर लिया, एफ एक्स इंटू आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। हमारे पास एक फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है बेसिकली। ये फोर्स है कितना? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये हमारे पास में एक वेरिएबल फोर्स दिया गया है। और अगर हमारे पास में ये एक वेरिएबल फोर्स है ना, तो इस फोर्स के वजह से हमें वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करना है। ध्यान देना, मैं अज्यूम कर लेता हूँ किसी बॉडी पर ये एक्सटर्नल फोर्स लगा है, अप्लाई हुआ होने के बाद में इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो ds है ना, अगर फोर्स हमारे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में होने वाला है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ फोर्स के वजह से एक्स डायरेक्शन में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आया है वो dx है। वाई डायरेक्शन में फोर्स के वजह से वाई डायरेक्शन का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने अज्यूम कर लिया dy। जेड डायरेक्शन के लॉन्ग फोर्स होने की वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने अज्यूम कर लिया dz। और एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में या किन्हीं भी एक या दो डायरेक्शन में हमारा फोर्स वेरिएबल है। मैं कहूँ फोर्स अप्लाई होने की वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने स्मॉल वर्क डन डिफाइन किया है। फोर्स चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, एफ डॉट डी एस। अच्छा, अब मैंने पूछा जरा स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करके जरा देखो क्या बनकर आएगा। दो वेक्टर का डॉट लेते हैं, वेक्टर में हमने डॉट लेना पड़ा हुआ है। कभी भी दो वेक्टर का डॉट लेना हो, आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप से, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारा बनेगा एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस का एफ जेड इंटू डी जेड। ये हमारा स्मॉल वर्क डन बनकर आ गया है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। मान लिया ये फोर्स अप्लाई होने के बाद में ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन था ना, उसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। इस इनिशियल पोजीशन से ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन बी पे पहुंचा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 कॉमा z2। अब मैं कहूँ इस इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक पहुंचने में जो नेट वर्क डन आया है, जो टोटल वर्क डन हमारा आएगा, टोटल वर्क डन बाई फोर्स, तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब कभी भी हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना हो ना, तो हमने स्मॉल वर्क डन तो निकाला हुआ है, और ऐसे स्मॉल वर्क डन को ऐड करते हुए चले। और मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूस एडिशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन करना। तो इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर दो, हमारा नेट वर्क डन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखते हुए रहे क्या बनेगा। तो नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन बनेगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, फॉरन नीचे लिखता हूँ, जो टोटल वर्क डन हमारा होगा थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन एफ वाई इंटू डी वाई। क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट करने का मतलब बीच में प्लस माइनस हो तो सारे टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, प्लस का इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड। अगर मैं ध्यान दूं, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो लिमिट एक्स का चाहिए, एक्स का इनिशियल वैल्यू x1 है, फाइनल वैल्यू x2। यहाँ पर एक्स का लिमिट क्या आएगा? x1 टू x2। वाई का लिमिट क्या आने वाला है? y1 टू y2। जेड का लिमिट आ जाएगा z1 टू z2। ये हमारा वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका है। हमने ये वर्क डन का फार्मूला बनाया, देखना हमारा फार्मूला क्या बना, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड।
और ये हमारे पास में लिमिट भी ऐसे हमें अप्लाई करना आना चाहिए। अब जरा मैं ध्यान दो ना, बेसिकली यहाँ इंटीग्रेशन लिखा है एफ एक्स इंटू डी एक्स। मैं अगर बात करूँ कि जरा सोच के बताओ डिफरेंशिएशन क्या बता रहा था, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा था कर्व के। इंटीग्रेशन बताता है अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया। तो अगर मैं इससे एक रिजल्ट लिखना चाहूँ, देखो रिजल्ट में क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास में एक ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन के बीच में, ऐसे कोई भी ग्राफ हो तो इस ग्राफ का जो अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया, अच्छा अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया का मतलब क्या था? अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरिया पॉजिटिव, बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरिया विल बी नेगेटिव। तो मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया बताता है, तो मैं लिखूंगा अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया, अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया between the curve, arithmetic sum of area between the curve, between the fx curve, ऐसे पूरा लिख देता हूँ, between the fx curve and x axis, x क्या है? पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, will gives total work done। अगर तुम्हें याद हो ऐसा रिजल्ट एनएलए में बना था, फोर्स और टाइम ग्राफ के बीच के एरिया का अरिथमेटिक सम मुझे इम्पल्स या चेंजिंग मोमेंटम दे रहा था। यहाँ पर फोर्स और पोजीशन के बीच के ग्राफ का अरिथमेटिक सम हमारा क्या दे रहा है? वर्क डन दे रहा है। ये हमें ध्यान देना था। ये मैंने वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ही वेरिएबल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। उस एक वेरिएबल फोर्स का भी वर्क डन हम लोग निकालना चाहते हैं। तुम चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली प्रूफ ना करके फार्मूला लेके प्रूफ करना हो तो वही पीछे इंटीग्रेशन का फार्मूला है, एक लाइन में प्रूफ होगा। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स का कोई फार्मूला पूछे तो माइनस के एक्स होता है। देखिए क्या पढ़ना है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, एक ही वेरिएबल फोर्स है स्प्रिंग फोर्स। मैं अगर पूछ भी लूँ, यहाँ लिख दूँ स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? माइनस के एक्स। इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन लिखना है, क्योंकि वर्क डन के फार्मूले में दो केस में फाइंड याद करता हूँ। देखना दो केस कौन से हैं। हमारे पास में एक वर्टिकल वॉल है, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ का मतलब इसमें कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि जरा बताना इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना है, तो तुम कहोगे सर एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन इन नेचुरल लेंथ विल बी 0। अब अगर मैं इस स्प्रिंग पर एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग में एक्सटेंशन मैंने दे दिया है नेचुरल लेंथ से एक्स का, यानी ये एक्सटेंशन आया कैसे होगा? मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया होगा। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन मैंने कहा था हमेशा एक्सटेंशन या कंप्रेशन के अपोजिट होगा। या अगर मैं इसका उल्टा करूं, स्प्रिंग पे मैंने एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग में टेंशन, कौन सा फोर्स अप्लाई किया है? स्प्रिंग में एक ऐसे एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग में मैंने टेंशन दे दिया है एक्स का। अब अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन में कंप्रेशन हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स जो आने वाला है ना, वो स्प्रिंग फोर्स हमारा आ जाएगा राइट डायरेक्शन में आकर आएगा। अब ये स्प्रिंग फोर्स क्योंकि वेरिएबल है, तो एक्सटेंशन करना हो एक्स का या कंप्रेशन करना हो एक्स का, तो उसका कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, चलो प्रूफ कर दे रहा हूँ। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? तो तुम कहोगे सर वर्क डन का अभी फार्मूला पढ़ा था, जिस भी फोर्स का निकालना हो वो इंटू डी एक्स। जरा बताना स्प्रिंग फोर्स होता कितना है? माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट हमारा स्टार्टिंग में एक्स का वैल्यू 0, फाइनली एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना है? एक्स का है। अब अगर इसे तुम इंटीग्रेट करके देखना, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट वगैरह पुट करना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला निकल कर आ गया है माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हमारा कितना कैलकुलेट हो गया है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हमें याद रखना है कि अगर स्प्रिंग, ये फार्मूला वैलिड कब है? कंडीशन क्या है? जब भी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से उसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन में कुछ भी प्रोवाइड करूं एक्स तक ना, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला हमारा कितना बनकर आ जाएगा?
माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमारे वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला बनेगा। मैं सेकंड केस डिस्कस करना चाहता हूं। मैं एक्सटेंशन या कंप्रेशन करूंगा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी अगर अब मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, देखना क्या है। ये हमारे पास में एक वर्टिकल वॉल है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था, एक स्प्रिंग है जो अपनी नेचुरल लेंथ पर था, इसमें कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है। अब मुझसे मैंने स्प्रिंग में एक्सटेंशन किया, मैं एक्सटेंशन का डायग्राम बना रहा हूँ, वैसा ही कंप्रेशन का बन जाएगा। स्प्रिंग में एक्सटेंशन किया एक्स इनिशियल, यानी अगर तुमसे कोई पूछा जाए यहाँ पे एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना है, तो एक्सटेंशन या कंप्रेशन एक्स का वैल्यू हमारा है एक्स इनिशियल। इस पोजीशन से मैंने स्प्रिंग को दोबारा एक्सटेंशन किया, और दोबारा कहाँ तक एक्सटेंशन किया है, फाइनल पोजीशन तक, यानी जो इनिशियल पोजीशन से नेचुरल लेंथ से मैंने एक्सटेंशन कितना कर दिया, फाइनली फाइनल पोजीशन तक एक्सटेंशन किया है, यानी यहाँ पर x का जो वैल्यू है ना वो x फाइनल है। तो इस इनिशियल पोजीशन फर्स्ट से इनिशियल एक्सटेंशन x इनिशियल से फाइनल एक्सटेंशन में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, नेचुरल लेंथ से बात नहीं कर रहा हूँ मैं इनिशियल से फाइनल एक्सटेंशन में वर्क डन पूछ रहा हूँ। तो ये वर्क डन अगर कैलकुलेट करना होगा तो वही सेम फार्मूला, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है माइनस के एक्स डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करके देखना, हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बनेगा माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ये फार्मूला हमें याद करके रखना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अगर हमारा चाहिए फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब एक्सटेंशन या कंप्रेशन इनिशियल एक्सटेंशन टू फाइनल एक्सटेंशन या कंप्रेशन हो रहा हो ना, तो हमारे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला क्या है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगले 1 मिनट में हम लोग सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला इंटीग्रेशन फोर्स इंटू डी एक्स प्लस फोर्स इंटू डी वाई, ऐसे चलता रहेगा। फिर हमने अगला एक रिजल्ट याद किया कि फोर्स और पोजीशन या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के ग्राफ का जो अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, वो हमें प्रोवाइड करने वाला है वर्क डन। अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबव का एरिया पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिलो का एरिया हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेंगे। इसके बाद मैंने कहा कि एक ही हमारे पास में वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स। तो अगर स्प्रिंग फोर्स नेचुरल लेंथ से एक्सपेंड करे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमारा कितना बनकर आता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर स्प्रिंग फोर्स इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में एक्सपेंड या कंप्रेस करे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये बनकर आता है। आगे बढ़े, अब हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं वेरिएबल फोर्स की वजह से, देखते रहना। वेरिएबल फोर्स के न्यूमेरिकल 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, एक तो इंटीग्रेशन वाले, दूसरा ग्राफ वाले, तीसरा स्प्रिंग फोर्स के। ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल आराम आराम से हम लोग करते हैं। कुछ अच्छे सवाल, कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, और मैं मान के चल रहा हूँ हमें इंटीग्रेशन तो एटलीस्ट आता ही होगा। क्वेश्चन पे आते हैं। अपोजिशन डिपेंडेंट फोर्स, जरा ध्यान से बताना, हमारा फोर्स है कितना, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये फोर्स लिखा ना तो मुझे ये समझ में आ गया फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, x में, yz में फोर्स है ही नहीं। एक्ट ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg, ये स्मॉल बॉडी पर फोर्स लग रहा है जिसका मास हमें कितना दिया गया है, 2 kg गिवन है। डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर पे हुआ है, ये फोर्स अप्लाई होने की वजह से। तो वर्क डन इन जूल हमें कैलकुलेट करना है। अब देखना, मैं पूछूं वर्क डन का क्या फार्मूला है, सर एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मैं फार्मूला भी क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स लाके पुट करें। एफ एक्स हमारा कितना, 7 माइनस 2x। मैं मान के ये चल रहा हूँ ना कि हमें इंटीग्रेशन में नहीं प्रॉब्लम है। जरा बताना, इनिशियल हमारा x का पोजीशन 0, फाइनली x का पोजीशन 5, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 7 बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट जरा अगर हम लोग ध्यान देना तो हमारा लिमिट है 0 टू 5, 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया। मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो वर्क डन बनकर आएगा
7 इंटू 5 35, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब। लिमिट अगर जीरो पुट करें ना तो हमारे तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे, जीरो। और अगर सॉल्व किया जाए तो हमारा वर्क डन कैलकुलेट होकर आ गया है 35 माइनस 25 10, 125 प्लस 10। तो फाइनली वर्क डन हमारा कैलकुलेट होकर आ गया है 135 जूल। ये हमने वर्क डन किया, बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। वही सेम क्वेश्चन जो अभी क्या, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूँ। फोर्स हमें इतना गिवन है, हमारा एक्सटेंशन x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3 मीटर में होता है। मैं कहूँ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रेशन फोर्स बताना कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 dx। इनिशियल पोजीशन ऑफ x क्या है 2, फाइनल पोजीशन ऑफ x क्या है 3। एक लाइन में सॉल्व करेंगे। 3 इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 8 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट है 2 टू 3। अगर मैं जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कट करूँ तो बचा एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एक्स। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख रहा हूँ। 3 का क्यूब कितना बनेगा 27, 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36, 4 3 जा 12 माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। सॉल्व करें, देखना कितना बनकर आ गया। बहुत बेसिक वैसे क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन है। तो 27 प्लस 12 7 प्लस 2 9, 39 39 माइनस 36 एटलीस्ट हमारा कितना बना 3। यहाँ देखना प्लस का 16 माइनस का 16 हो गया 0। तो वर्क डन हमारा कैलकुलेट हो गया है 3 जूल। वर्क डन हमारा कितना कैलकुलेट होकर आ गया है 3 जूल। पिछले दो क्वेश्चन एक जैसे ही थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें क्या है हमारा क्वेश्चन। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में क्या है, फोर्स हमारा एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, जेड डायरेक्शन में भी है। और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें दिए गए हैं। तो जब फोर्स हमारा तीनों डायरेक्शन में हो ना तो हमें इंटीग्रेशन तीनों डायरेक्शन में करना पड़ेगा, यानी एक्स डायरेक्शन का फोर्स इंटू डी एक्स, वाई डायरेक्शन का फोर्स इंटू डी वाई, प्लस फोर्स अलाउंग जेड एक्सिस इंटू डी जेड। अब बताना फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है क्या, फोर्स का एक्स कंपोनेंट अगर मैं ध्यान दे रहा हूं तो है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स का इनिशियल वैल्यू 2 है, फाइनल वैल्यू सॉरी एक्स का इनिशियल वैल्यू 1 है, फाइनल वैल्यू 2 है, तो लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमारा कितना है 2y इंटू डी वाई। लिमिट पे अगर आए मैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ y कितना है 2, फाइनल वैल्यू ऑफ y हमारा कितना है 1। इसी तरह जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद साइन लिखना है, तो जेड कंपोनेंट है -3 डी जेड। लिमिट हमारा क्या है जेड का, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 2। एक लाइन का इंटीग्रेशन है, छोटे छोटे सवाल है, सॉल्व कर ले। तो 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 2 वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 1। आई थिंक -3 बाहर आया। डी जेड का 1 का इंटीग्रेशन जेड, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट अपर लिमिट 2। ये 3 3 कैंसिल आउट होगा, लिमिट पुट करें 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, ये 2 2 कैंसिल आउट होगा, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 अपर लिमिट 2 माइनस 3। सॉल्व करें देखें 8 माइनस 1 हमारा हो गया 7, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ माइनस पहले से है प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया है। तो वर्क डन बाई हमारा फोर्स आ गया 7 जूल। हमारा वर्क डन कितना कैलकुलेट होकर आ चुका है 7 जूल के अराउंड कैलकुलेट होकर आ गया। और अगर ये क्वेश्चन भी हो गया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, देखते हैं हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान देना, फाइंड वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। हमें किसका वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हमें कैलकुलेट करना है इन स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। अच्छा, इनिशियल वैल्यू एक्स इनिशियल कितना है 2x0, फाइनल एक्सटेंशन कितना है, स्ट्रेचिंग कितना है 3x0। तो हमने डायरेक्टली फार्मूला पढ़ा हुआ, इसमें तो इंटीग्रेशन भी नहीं करना है स्प्रिंग के केस में, -12 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। क्या फार्मूला है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला होता है -12 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। इसे सॉल्व अगर मैं करूं, देखना क्या बनेगा,
तो स्प्रिंग फोर्स बनकर आया -12 k x फाइनल। तो 3x² कितना हो जाएगा 9x0 स्क्वायर, इनिशियल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x0 स्क्वायर। एक एक लाइन के न्यूमेरिकल है। 9x0 स्क्वायर -4x0 स्क्वायर 5x0 स्क्वायर, 5 का आगे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली बना -5/2 k x0 स्क्वायर। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग हमारा कैलकुलेट होकर आ गया कितना -5/2 k x0 का स्क्वायर, ये हमारा वर्क डन बाई स्प्रिंग कैलकुलेट होकर आ चुका है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ग्राफ वाला है। ग्राफ में हमने क्या पढ़ा है, फोर्स और पोजीशन के बीच के ग्राफ का जो अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया होता है वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क डन प्रोवाइड कर रहा होगा। मैं फटाफट क्वेश्चन कर रहा हूँ, एटलीस्ट तो मैं मान के चल रहा हूँ यार, हमें इंटीग्रेशन वगैरह तो आ ही रहा होगा। आगे देखो, अ ग्राफ शोन बिलो इज प्लॉटेड बिटवीन फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, फोर्स केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर वर्सेस पोजीशन एक्स। पोजीशन और फोर्स के बीच में ग्राफ दिया, इससे वर्क ही निकलेगा एरिया। Find work done on the particle when the block reaches x is equal to 10 मीटर from x is equal to 0। कह रहा है जब ब्लॉक x is equal to 0 मीटर से x is equal to 10 मीटर पे पहुंचा है तो इसका वर्क डन निकालो। हमें पता है अगर मैं वर्क डन लिखना चाहता हूं ना तो मुझे अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया लिखना है, और अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया लिखना है तो देखो अबव द एक्स एक्सिस ऊपर एरिया निकालता हूँ, बिलो द एक्स एक्सिस एरिया पॉजिटिव, हम सॉरी बिलो द एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव, अबव द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरिया विल बी पॉजिटिव। पहले अबव द देखें, ये चार साइड है, दो साइड पैरेलल दो नॉन पैरेलल, तो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला एक बार सुनो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। मैं कहूँ यहाँ फार्मूला अप्लाई करना तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना, तो ये साइड हमारा है 4 - 2 2, दूसरा साइड कितना, ये साइड कितना है 6 - 0 6, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये कितना है 20। इसे सॉल्व किया तो आई थिंक कितना बनकर आ गया 80। ऐसे बिलो द एक्स एक्सिस ये वाला एरिया निकालना, तो ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है 10 - 8 2, ये हाइट कितना 20, फाइनली ये कितना बन गया 40। अबव द जो एरिया है उसे पॉजिटिव लेंगे, और बिलो द एरिया सॉरी अबव द एरिया 40 नहीं है, अबव द एरिया हमारा कितना है, अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरिया है 80, बिलो द हॉरिजॉन्टल एरिया है 40, पर बिलो को नेगेटिव लिखेंगे 80 - 40, फाइनली हमारा आंसर आ गया वर्क डन कितना। अरिथमेटिक सम का मतलब क्या है, अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरिया पॉजिटिव, बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एरिया विल बी नेगेटिव रहने वाला था। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वैसे सेंटर ऑफ मास से करना ज़्यादा बेहतर है। हम लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, पर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो कर सकते हो, पर मैं सेंटर ऑफ मास अभी बोल दे रहा हूँ क्योंकि करना जैसे एग्जाम में हमें वैसे ही आना चाहिए। एक्स्ट्रा मेथड फालतू के इंटीग्रेशन वगैरह का हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं एक बार रीड करता हूँ, आराम से करने की कोशिश करो। अ चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास e, एक चेन है जिसका लेंथ एल है और मास ऑफ चेन कितना एल, इज स्लोली पुल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ओवर द एज ऑफ अ टेबल बाय अ force parallel to the surface of the table assuming that there is no friction between the table and chain। यानी हमारे पास में एक टेबल है और ऐसे हमारे पास में एक चैन है, ऐसे कोई चैन है, ठीक है ना। ये चैन का मास m और लेंथ l दिया है। इस चैन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स धीरे धीरे अप्लाई करके चैन को ना इसे स्लोली धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाई फोर्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन बाई फोर्स कैलकुलेट करना है टिल द चैन रीचेस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द टेबल। तो जब सारा चैन हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाए तो कैसे करेंगे, अब ध्यान देना। अगर फोर्स के वजह से निकालना है तो पहले फोर्स पता कर ले। मैं पूछूं फोर्स कितना होगा, तुम कहोगे सर जितना ग्रेविटेशन, क्योंकि स्लोली जा रहा है ना कांस्टेंट स्पीड से, तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो है यानी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है तो जो हमारा फोर्स होना चाहिए वो mg होना चाहिए। पहला तो ये समझ पाया। दूसरा, ये जो मास है ना चैन का टोटल, वो इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, और चैन एक तरीके का रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर होता है, तो यानी इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो जाएगा L/2। मुझसे कह रहा है इस पूरे चैन को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ले जाओ। मैं बेसिकली इस सेंटर ऑफ मास को अगर यहाँ पर पहुंचा दूंगा तो हमारा आ जाएगा। तुम कहोगे सर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स एक्ट कर रहा है mg, जो इसका होगा वही ना। अब देखना, सेंटर ऑफ मास को ऊपर ले जाए तो फोर्स अप्लाई हो रहा है F,
ऊपर की तरफ। अच्छा यहाँ पर फोर्स कैसा होगा, फोर्स अपवर्ड में ऐसे होगा F, इसको डिस्प्लेस कितना करना है L/2, फोर्स भी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, तो वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है। फोर्स अभी मैंने कहा था है कितना mg L/2, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हमारा एक लाइन में आ गया mg L/2। वैसे हम लोग इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, पर क्यों जबरदस्ती का लोड दिमाग में गार्बेज बनना, ये सवाल सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देना। ये हमारे पास में एक ये अच्छा सवाल है, हम लोग ध्यान देंगे ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आराम आराम से डिस्कस करें। अ फोर्स, जरा ध्यान देना, फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर हमें गिवन है 3t आई कैप प्लस 5j कैप न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू विच इट्स पोजीशन वेरीज। अच्छा एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं करा, पोजीशन है। पोजीशन कैसे वेरी करता है, 2t² आई कैप माइनस 5j कैप मीटर, मीटर मान लो मीटर। वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में हमें इस फोर्स के वजह से अगर पोजीशन ऐसे वेरी कर रहा हो तो वर्क डन निकालना है। मैं कहूँ जरा ध्यान दो, फोर्स भी हमारा टाइम वेरिंग है, पोजीशन भी हमारा टाइम वेरिंग है। हमने जो वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है ना, उसमें फोर्स हमारा पोजीशन वेरिंग चाहिए था, यहाँ फोर्स और पोजीशन दोनों ही टाइम वेरिंग है। तो मैं चाहता हूँ अपने फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करूँ। कैसे चेंज करूँगा, जैसे वो फार्मूला प्रूव किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वही काम करना होगा। मैं पूछूँ जरा बताना स्मॉल वर्क डन क्या होता है, मैंने पूछा, मैं वही बेसिक से करूंगा। स्मॉल वर्क डन निकालना हो तो क्या फार्मूला था, एफ डॉट डी एस। डी एस क्या था, चेंज इन पोजीशन। सर हमें तो पोजीशन पता है, चेंज इन पोजीशन तो पता भी नहीं है। मैंने कहा पता कर लो, डीएस कैसे निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करें ना, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में, तो डीएस बाई डी टी कितना बनेगा 4t आई कैप, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो बेसिकली डीएस हमारा कैलकुलेट होकर आ गया 4t dt इंटू आई कैप। अब हमें डीएस पता है, फोर्स पता है, इन दोनों का डॉट लें। दो वेक्टर का डॉट हम लोग कैसे लेते हैं, जैसे फार्मूला भी निकाला था ना, इंटीग्रेशन एफ dx प्लस एफ डी वाई, वही काम मैं यहाँ इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्योंकि फोर्स और पोजीशन दोनों ही हमारे कैसे हैं, टाइम वेरिंग है। दो वेक्टर का डॉट लो, आई का कॉफिशिएंट 3t, आई का कॉफिशिएंट 4t dt, मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 टी स्क्वायर dt, जे का कॉफिशिएंट तो 0 हो जाएगा। फाइनली स्मॉल वर्क डन जो हमारा आया है ना, वो 12t² dt आया है। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। देखो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, dw आया कितना था स्मॉल वर्क डन 12t² dt। अब टाइम का लिमिट क्या है 0 से 2, यानी जो फार्मूला हमने पोजीशन के टर्म में निकाला था ना, इस क्वेश्चन में वही फार्मूला ही प्रूव किया है, और इसको टाइम के टर्म में। वहाँ वेरिएबल क्या था, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड पोजीशन था, पर यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या कर दिया है, टाइम करके आंसर निकालने की कोशिश की है। ध्यान देना, 12 बाहर आएगा, t² का इंटीग्रेशन t³ / 3 4 जा, सॉल्व अगर करें तो 4 2 का क्यूब 8 माइनस 0, 4 8 जा हमारा फाइनली कितना बनकर आ जाएगा 32 जूल। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर 23 जूल निकालेंगे। पता वो क्या करेंगे, टाइम को यहाँ पे रखेंगे, फोर्स आ जाएगा, टाइम को यहाँ पे रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दोनों का डॉट ले लेंगे, एफ डॉट एस करके आंसर 23 आएगा। वो इनकरेक्ट आंसर है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया भी है, तो हम लोग ऐसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर आई थिंक हो गया, एक बार चेक कर लें। हाँ, तो आज के लेक्चर में हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स डिस्कस किया। अगले 10-15 सेकंड में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में 2-3 बातें पढ़ा है, सुनो। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। इसके बाद में मैंने कहा इंटीग्रेशन हमें अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया बताता है, तो इसी से मैंने एक रिजल्ट ये बनाया कि फोर्स और पोजीशन के बीच का जो ग्राफ होगा ना, उस ग्राफ का अरिथमेटिक सम ऑफ एरिया क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क डन। फिर मैंने कहा हमारे पास रियल में एक ही वेरिएबल फोर्स है मैकेनिक्स में, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स का अगर एक्सटेंशन नेचुरल लेंथ से एक्स तक एक्सटेंड करता है या कंप्रेस करता है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना -12 के x² बनेगा। फिर मैंने ये कहा
अगर हमारा स्प्रिंग इनिशियल एक्सटेंशन से या कंप्रेशन से फाइनल एक्सटेंशन या कंप्रेशन पे मूव करता है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमारा कैलकुलेट होकर आता है -12 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। फिर हमने उस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए। हाँ, अभी एक ऐसा न्यूमेरिकल भी किया था ना जहां पर फोर्स और पोजीशन टाइम वेरिंग थे, तो जब फोर्स और पोजीशन टाइम वेरिंग रहेगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे फार्मूला प्रूव किया था ना पोजीशन वाला वर्क के साथ वर्क वाला, वो उसी तरह हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश की। बिल्कुल आराम आराम से हमारा आंसर आ गया था। इस तरह हमने पिछले, आई थिंक इस फोर्थ लेक्चर है, तो 4 लेक्चर में हमने 30-40 अगले लगभग 2-2.5 घंटे में हमने वर्क डन खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एनर्जी। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा थैंक यू। अच्छे से मेहनत करें, सब्सक्राइब वगैरह भी करवाएं जो देख रहा है वीडियो, ठीक है ना, थैंक यू।